नमस्कार। आज हम बात करेंगे साहित्य और कला के संबंध पर। कला, साहित्य एवं संस्कृति किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति और समृद्धि का परिचायक होती हैं। मानव जीवन में कला, साहित्य और संस्कृति का वही स्थान है जिस तरह से किसी के जीवन में उसके प्राण का। जैसे फूलों में सुगंध का अथवा जीवन में हम सभी को जीवनी शक्ति की आवश्यकता होती है, उसी तरह कला की आवश्यकता होती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने भारत जैसे देश में जन्म लिया है। यहाँ की कला, साहित्य और संस्कृति समूचे विश्व को आकृष्ट करती रही है। सदियों से हमारा सांस्कृतिक वैभव हमें गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान करता रहा है। चूँकि संस्कृति से समाज और समाज से व्यक्ति का सीधा जुड़ाव होता है, इसलिए यह व्यक्तिगत स्तर पर हर भारतीय के लिए चिंतन का विषय होना चाहिए। हम सभी राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े लोगों को खतरे के इस संकेत को भांप लेना चाहिए और अपनी सांस्कृतिक गरिमा को सुरक्षित रखने के प्रभावी उपाय तलाशने एवं उस पर कार्य करने के लिए संकल्पबद्ध हो जाना चाहिए। भारतीय कला संस्कृति के गौरवशाली इतिहास को अक्षुण्ण रखने के लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो विश्व स्तर पर कार्य करे। मेरी दृष्टि में संस्कृति मानवीय अस्तित्व को बरकरार रखती है। संस्कृति के अभाव में समाज विघटित होने लगता है, परिवार बिखर जाते हैं, खुशियाँ गायब हो जाती हैं और जीवन में मिठास के स्रोत सूखने लगते हैं। मानवीयता की भावना विलुप्त हो जाती है। भारत में कला को पवित्र माना जाता है तथा कलाकार अत्यधिक सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। कला और संस्कृति के बगैर राष्ट्र और मानव का विकास संभव ही नहीं है। कला सांस्कृतिक राष्ट्र की अस्मिता से जुड़ा विषय है। जिस प्रकार समाज में व्यक्ति की पहचान उसके संस्कारों के आधार पर होती है, उसी तरह किसी राष्ट्र की प्रतिष्ठा में संस्कृति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। भारत पूरे विश्व में अपनी आध्यात्मिक संस्कृति और उत्कृष्ट कलाओं के लिए जाना जाता है। हम सबके समक्ष न सिर्फ देश की सांस्कृतिक छवि को धूमिल होने से बचाने की चुनौती है, बल्कि राष्ट्र के सांस्कृतिक उत्थान का संकल्प लेकर निरंतर आगे बढ़ते रहना भी आवश्यक है। हम सबके संयुक्त प्रयासों से तकरीबन लुप्त हो चुकी साहित्य तथा संस्कृति लोक कलाओं को पुनर्जीवित करने में सफलता मिल सकती है। किसी नेक और बड़े उद्देश्य को लेकर शुरू किया गया कार्य सदैव कठिनाइयों से भरा होता है। समाज हित के कार्यों में विभिन्न प्रकार की बाधाओं और कठिनाइयों से सामना होना स्वाभाविक है, लेकिन यह भी सच है कि ऐसे कार्यों से जुड़े लोगों पर हमेशा ईश्वर की अनुकंपा बनी रहती है, जिसके सहारे वे तमाम तरह की बाधाओं को पार करके लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। विशेष रूप से जिस कार्य का उद्देश्य राष्ट्रहित से जुड़ा हो, वह कभी असफल नहीं हो सकता। सुसंस्कृत और सुंदर भारत के निर्माण का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही गीता को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जन सहयोग की आवश्यकता है। अपनी कला और संस्कृति से आत्मिक जुड़ाव रखने वाले अधिक से अधिक लोग यदि गीता ज्ञान के हमसफर बने तो यह कारवां मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। कभी कभार कला और साहित्य को कुछ हम रचते हैं और कुछ वे खुद अपने को रच लेते हैं।
कई बार लगता है कि लगभग 75% कार्य किसी कलाकृति पर हो चुका है और वह ठीक बन रही है, तभी अचानक कोई ऐसी सूझ उभरती है जिससे उसका स्वभाव ही बदल जाता है। साधारण जीवन में भी कुछ अकस्मात या अप्रत्याशित आकर हमें चकित और भौंचक्का कर देता है। साहित्य और कला में यह होता ही रहता है। यह कहा जा सकता है कि कई महान या मूल्यवान साहित्यिक या कलात्मक क्षण ऐसे ही रचे जाते हैं, सचेत या सोच विचार कर नहीं। ऐसे ही कुछ आकस्मिक या अप्रतीक्षित के आने, उसके हस्तक्षेप के बारे में वरिष्ठ चित्रकार कृष्ण खन्ना ने गीति सेन के साथ एक बातचीत में बताया। उनका कहना था कि कई बार आपको लगता है कि हमने कलाकृति पर लगभग पूरा काम कर लिया है, तभी कुछ ऐसा सूझता है कि वह कृति मूल रूप से बिल्कुल हटकर तैयार होती है। इसे सृजन का जादू कहा जाता है। और इस तरह की रचना प्रक्रिया अक्सर हमारी कला को दर्शाती है, स्वायत्त जीवन और प्रवाह को दर्शाती है। कुछ कला या कोई भी कृति अपने को रचने लगती है। यह भी माना जाता है कि यह हस्तक्षेप कई बार विफल भी होता है, क्योंकि सृजन में कुछ भी निश्चित नहीं होता। कहीं बहुत गहरे सभी स्वर एक साथ मिलते हैं, तभी सर्जन एक आकार लेता है। यह याद करना आवश्यक है कि अक्सर आलोचनाओं में उलझकर रचना की उपस्थिति से इनकार नहीं कर सकते। वैचारिक या बौद्धिक आधार पर समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह वह मुकाम है जहां आलोचना सृजन के जादू को एक तरह से नज़रअंदाज करती है। कम से कम हमारे यहाँ आलोचना में यही होता आया है। कुछ पूर्वाग्रह से बद्ध रहते हैं और सृजन का कुछ भी श्रेय सृजनकर्ता को नहीं देना चाहते। अज्ञेयता के लिए कोई जगह अवकाश नहीं रखना चाहिए। सच्चा मानवीय सौभाग्य है कि दर्शन या विज्ञान विचारधाराओं से बिल्कुल अलग साहित्य और कला में सब कुछ यह मान लेना चाहिए कि वह सोचा समझा नहीं होता, न पहले से न बाद में। सागर में बरसों पहले एक विद्वान आलोचक थे, गंगाधर झा। वे आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के प्रिय शिष्य थे और उन्हीं के विभाग में एक अध्यापक भी थे। उनकी शायद पहली आलोचना पुस्तक का शीर्षक था अविचारित का रमणीय। जाहिर है कि हमारी परंपरा और आधुनिकता में अविचारित पर विचार हुआ है। मुश्किल सिर्फ यह है कि उसका एहतराम और अंतर्ध्वनि हमारी आज की ज़्यादातर आलोचना में नहीं है। शायद इसलिए कि आलोचना अंतिम कृति पर इस कदर एकाग्र रहती है कि प्रक्रिया पर अधिक ध्यान नहीं दे पाती। यह तब जब एक ज़माने में रचना प्रक्रिया को लेकर बहुत बात होती थी। आज भी बहुत से लेखक प्रक्रिया पर लिखते रहे हैं, पर ज़्यादातर आलोचक उसकी कोई खास चिंता नहीं करते। यह थोड़ा आश्चर्यजनक है कि पिछले 2 वर्षों में हमारे देश की बड़ी आक्रामक और मुखर समस्या देशद्रोह हो गया है। तरह तरह के रूपों में देश के विभिन्न भागों में देशद्रोह के आरोप लगाती कई शक्तियां हमारे सामने हैं, जो अक्सर अपनी आलोचना से एक सृजक को दबाती हैं। अपनी सांप्रदायिक, राजनैतिक, जातीय, धार्मिक घृणा और असहिष्णुता को अब कई लोग संस्था का रूप दे रहे हैं। इन शक्तियों के आगे बढ़ने से कला का बहुत नुकसान है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले से यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की कड़ी से कड़ी आलोचना, असहमति देशद्रोह के दायरे में नहीं आते। बावजूद इसके कलाकारों पर
पाबंदी लगा दी गई है। लोकतांत्रिक असहमति और आलोचना को देशद्रोह के दायरे से हटाया नहीं जा सका है। वास्तविक तौर पर लोकतंत्र की आत्मा कलाकारों में बसती है। एक और पक्ष है, भले वह लोकतंत्र का ही एक अधिकरण है, लगता है कि अब वह अधिकरण कलाकारों के साथ है, वर्तमान सत्ता के साथ नहीं है। नलिन विलोचन शर्मा का नाम पहले पहल जब सागर रहते एक तरुण लेखक के रूप में सुना गया था, तो आचार्य के रूप में और नकेनवाद के एक संस्थापक कवि के रूप में भी अब जाना जाता है। उन्होंने कला को लेकर कई बातें रखी थी। नलिन जी आलोचना को ऐसा सृजन मानते थे जिससे किसी कृति का निर्माण होता है। उनके लिए आलोचना कला का शेष अंश थी और अच्छी आलोचना वह थी जो कला के स्तर पर उन्नति पा जाए। हम सभी लोग इस पूर्वाग्रह के माध्यम से सृजनात्मकता की बात करते हैं। सृजनात्मकता और आलोचना दो अलग चीज़ें हैं। नकेनवाद स्वयं उसके संस्थापक कवियों द्वारा अपने आंदोलन को दिया गया नाम था, जबकि छायावाद और प्रयोगवाद नाम उनके संस्थापक कवियों ने नहीं, आलोचकों ने उन पर थोपे थे। ठीक से याद नहीं, पर शायद बनारस से निकलने वाली पत्रिका कवि में पहले पहल नलिन जी की यह कविता छपी थी। अली अकबर खां, सरोद पर तुमने था बजाया, मैं समझा नहीं मैंने देखा, पीतल और लोहे से तुमने मधु निचोड़ा, सारा कड़वापन दूर हो गया, मधु विदुंत होकर बंट गया। आलोचक के रूप में प्रेमचंद पर विस्तार से लिखा गया और यह लेखन नलिन जी ने किया। रेणु के मैला आंचल के पहले समर्थक और समीक्षक वे थे। उन्होंने कहा कि हिंदी के उपन्यास साहित्य में यति गति अवरोध है तो वह इस कृति से हट गया है। उन्होंने प्रगतिवाद का विश्लेषण करते हुए कहा कि ये 3-4 तथ्य अस्पष्ट हैं। वह वीर पूजा करता है, वह जन पूजा में विश्वास रखता है, वह कुछ सुनिश्चित सिद्धांतों में बंधा हुआ है, वह घृणा करता है। नलिन जी ने कहा, प्रेमचंद की कहानियाँ प्रारंभिक कहानियों को छोड़कर और जैनेन्द्र की कहानियाँ बाद की कहानियों को छोड़कर किसी नीति का निर्देश नहीं करती, न किसी आदर्श की अवतारणा। वे तो अपनी संपूर्णता में नीति, उपदेश, आदर्श हैं। जैसा कि टॉलस्टॉय की रचनाओं के बारे में कहा जाता है कि वे सभी की सभी उत्कृष्ट कलाकृतियों के बारे में सच हैं। हम जानते हैं कि कला और साहित्य एक है। जब हम कला की बात करते हैं तो हमारे मन में एक ऐसी प्रतिध्वनि उपजती है जिससे यह प्रतीत होता है कि कुछ नवीन निर्माण हो रहा है। उसी तरह जब हम साहित्य की बात करते हैं तो हमारे मन में एक प्रतिध्वनि उपजती है कि एक नई चीज़, एक नई रचना हमारे सामने आएगी। इस तरह कला और साहित्य का संबंध निर्विवाद है। धन्यवाद।